सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आपदा प्रबंधन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक को। बाढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे बचाव उपाय, बाढ़ कैसे आती है, कैसे उससे बचा जाए, क्या हानि होती है, क्या क्या चीज को हानि आती है, ये सभी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसमें कि हम लोग बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और सुनामी के बारे में, भूकंप और सुनामी के बारे में। और हम लोग जान रहे हैं कि वही क्वेश्चन को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से पूछने के लायक प्रश्न है। वैसे सब प्रश्न को हम लोग इसमें कवर किए हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एग्जाम हमारा बहुत ही नजदीक आ चुका है। 2-3 मंथ बचा हुआ है, 3-4 मंथ, बहुत ही नजदीक है एग्जाम। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से ही बेहतरीन ही लाए। आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूकंप और सुनामी के बारे में, इससे भी टॉपिक हर साल पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूकंप एवं सुनामी। आपको पूछा जाएगा कि भूकंप कहाँ आती है। सर भूकंप कहाँ आती है? ये स्थल पे आती है। ये कहाँ पे आती है? स्थल पे आती है। ये पृथ्वी पे आती है। भूकंप कहाँ आती है? पृथ्वी पे आती है। सुनामी कहाँ आती है? सर सुनामी कहाँ आती है? सुनामी आती है समुद्र में आती है। सुनामी समुद्र में आती है। आपको अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि भूकंप कहाँ पे आती है, तो स्थल अगर दिया जाएगा तो आप स्थल लिख दीजिएगा। सुनामी कहाँ आती है? सुनामी समुद्र में आती है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया हमारा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं प्राकृतिक। तो हम लोग जानते हैं जो मनुष्य ने ना ही बनाया है, ठीक है, उसे प्राकृतिक कहते हैं। हम लोग आपदा भी पढ़ चुके हैं। आपको आपदा बताने की बात नहीं है, क्योंकि आपदा हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अभी का क्वेश्चन हम लोग का है कि भूकंप क्या है। हम लोग जान रहे हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। भूकंप क्या है? क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है, इसके कारणों को बताइए और बचने के उपाय बताइए। भूकंप क्यों आती है? भूकंप क्यों आती है? इससे कैसे बचा जाए? क्या उपाय है इसके बचने के? क्या कारण है जो भूकंप आते हैं? ये सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा गतिमान है। हम लोग जान रहे हैं कि पृथ्वी 24 आवर्स ये घूमते रहती है, ये राउंड करते रहती है, सूर्य के चारों ओर ये घूमते रहती है। तो पृथ्वी हमेशा गतिमान है। पृथ्वी जो हमेशा गतिमान है, वो हर समय घूमती रहती है, अर्थ घूमते रहती है। और गतिमान रहने के क्रम में भूगर्भ, सर भूगर्भ क्या होते हैं समझना है हम लोग को, तब पता चलेगा कि ये भूकंप क्या है, क्यों आती है भूकंप, तब पता चलेगा। देखिए, भूगर्भ पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में जो प्लेट पड़ी हुई है, प्लेट, कुछ प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। अब प्लेट हम लोग को यहाँ खाने पीने की प्लेट, ये हम लोग को बिल्कुल नहीं समझना है। पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पड़ी हुई है, कुछ ऐसे पदार्थ पड़े हुए हैं जो आपस में टकराते हैं, और इसी के टकराने से अचानक जब टकराती है तो कंपन उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? कंपन उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। भूकंप कैसे आती है? देखिए, भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आती है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखे भूकंप क्या है, ऐसे हम आपको पूछ दे कि भूकंप कैसे आती है, भूकंप कैसे आती है, भूकंप कैसे आती है, तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी हमेशा गतिमान है, और गतिमान रहने के क्रम में भूगर्भ की प्लेट को आपस में टकराने से जो अचानक कंपन होता है, उसे ही भूकंप कहते हैं। उसे ही हम लोग भूकंप कहते हैं। हम लोग समझ गए कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पड़ी हुई है, कुछ पदार्थ पड़े हुए हैं, जिसको आपस में टकराने से कंपन होती है, और कंपन होने से ही भूकंप आती है। कंपन होती है तब जाके हम लोगों को महसूस होता है कि भूकंप आ गई, ठीक है। इसे हम लोग भूकंप कहते हैं, जिसे हम लोग भूचाल के नाम से भी जानते हैं। आपको यह भी याद रखा जाएगा, ठीक है। भूकंप का दूसरा नाम है भूचाल, जिसको हम भूचाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। हम लोग जान रहे हैं कि भूकंप क्या एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें धरती में विशाल दरार फट जाती है। आप जान रहे हैं कि जब भूकंप आती है तो पृथ्वी फट जाती है, नहीं फट जाती है, बिल्कुल फट जाती है। इसके आने से घर, इमारत, पुल, सड़क सारे चीज टूट जाते हैं। भूकंप जब आती है तो घर हो, इमारत हो, पुल हो, सड़क हो, कुछ भी हो, ये सभी क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और जानते हैं हम लोग कि भारत में सबसे तेज भूकंप 1934 में आया था। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भारत में सबसे तेज भूकंप कब आया था, तो 1934 ईस्वी में आया था, सबसे तेज भूकंप आया था, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव आपका ये है। और एक ऑब्जेक्टिव आपको बता दें कि भूकंप कैसी आपदा है। आप जान रहे हैं कि भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है? ये प्राकृतिक आपदा है। तो हम लोग जान गए भूकंप कैसे आती है, भूकंप आने का क्या कारण है। पृथ्वी की गर्भ में कुछ प्लेटें पड़ी हुई है
जो आपस में अचानक टकराते हैं, उसके टकराने से कंपन होती है तो भूकंप उत्पन्न होती है। समझ गए? और ये प्राकृतिक आपदा है। जब भूकंप आती है तो क्या क्या होते हैं, घर, इमारत, पुल, सड़क जो भी है सारी चीज टूट जाते हैं। सबसे तेज भूकंप 1934 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग जानते हैं कारण। सर भूकंप आने के क्या कारण है? अगर ये कारण आते हैं तो इससे बचने का भी उपाय है। जी बिल्कुल है। देखिए, भूकंप से बचने के निम्नलिखित कारण है, नीचे जो लिखा गया है ये कारण है, एवं बचने की भी उपाय है। तो हम लोग साथ में देखेंगे कि प्रमुख कारण क्या है जो भूकंप आती है, और बचने के प्रमुख उपाय क्या है ये भी जानेंगे। तो पहला हम लोग जानते हैं कि भूकंप किन कारणों से आती है। तो जान लीजिए, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आती है। ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आती है। दूसरा जानते हैं कि हिमस्खलन, जब पहाड़ पिघलती है उनके पिघलने से भी भूकंप आती है। तीसरा हम लोग जानते हैं पृथ्वी प्लेट का आपस में टकराना, जब पृथ्वी की गर्भ में जो प्लेट पड़ी हुई है अगर वो आपस में टकराएगा भूकंप उत्पन्न लेगा। तो हम लोग क्या क्या जाने कि भूकंप से बचने के 3 उपाय। क्या क्या 3 उपाय सर जाने? पहला जाने कि ज्वालामुखी के फटने से भूकंप आती है। दूसरा जाने हिमस्खलन, पहाड़ जब पिघलती है उनसे भी भूकंप आने का चांस है। तीसरा है कि पृथ्वी प्लेट का आपस में टकराना, पृथ्वी के गर्भ में जो प्लेट पड़ी हुई है वो अचानक एक दूसरे से टकराती है, टकराने के क्रम में भूकंप उत्पन्न लेती है। ये 3 कारण हम लोग जान गए भूकंप आने के कारण। अब हम लोग जानते हैं कि भूकंप जब आते हैं तो हम लोग बच कैसे सकते हैं, भूकंप से बचने के राह क्या है ये भी जानते हैं। पहला, भूकंप का पूर्वानुमान। हम लोग भूकंप का अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप इतने बजे आएगी, हम लोग सतर्क हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि आज के समय में वैज्ञानिक ने ऐसे सब टेक्नोलॉजी को आविष्कार किए हैं, ऐसे सब टेक्नोलॉजी आविष्कार किए हैं जिसका अनुमान किस समय वर्षा होगी, किस समय भूकंप होगी, ये सभी चीजों का पता लगा लेते हैं। तो अगर भूकंप आने वाली है 3 बजे, जहाँ समझ लीजिए, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश भर में पता चल जाती है कि 3 बजे भूकंप आने वाली है। जैसे ही 2-2:30 बजना शुरू होता है हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इतने बजे भूकंप आएगी तो आएगी, हम लोग घर से बाहर हो जाते हैं। एक पहला जान गए भूकंप आने के उपाय से कैसे बचे कि उसका अनुमान लगा करके। दूसरा जानते हैं जान माल की सुरक्षा है तो सुरक्षा बल करने के लिए एक सुरक्षा बल होती है, उनसे भी हम लोग बच सकते हैं। जान माल की को क्षति होने से हम लोग बचा सकते हैं सुरक्षा बल के द्वारा। तीसरा हम लोग जानते हैं खुले मैदान में चले जाना चाहिए। हम लोग जान रहे हैं कि अगर घर से बाहर चले जाएंगे, खुले मैदान में चले जाएंगे तो उससे हम लोग बच जाएंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि घर के अंदर अगर रहेंगे तो छत गिर जाएगी सर पे तो फट जाएगी और मृत्यु। इसीलिए हम लोगों को जब भी भूकंप आए तो खुले मैदान में चले जाना चाहिए। चौथा है घर के कोनों में छिप जाना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में जो 10 महल 16 महल ऐसे से ऊपर में रहा करते हैं, उन्हें नीचे आने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे स्थान में कहा जाता है कि घर के कोना में छिप जाना चाहिए, जो घर का कोना है उसमें छिप जाना चाहिए, उनसे भी हम लोग बच सकते हैं। पांचवा है कि पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए, पलंग के नीचे हम लोग को छुप जाना चाहिए। अगर बहुत परिस्थिति खराब हो रही है भूकंप के चलते तो हम लोग पलंग के नीचे भी छुप जाएंगे, इनसे भी बच जाएंगे। जो भी कुछ भी गिरेगी अगर पलंग के ऊपर गिर सकती है, उनसे भी बचने का राहत है हम लोग को। और छठवां है गाड़ी चलाते समय रोक देना चाहिए। गाड़ी चलाते समय गाड़ी बिल्कुल, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अस्थिर कर दीजिए, गाड़ी को कहीं पे साइड में लगा दीजिए, क्योंकि जान रहे कि भूकंप आती है तो एकदम डोलने लगती है। तो गाड़ी चलाने के क्रम में क्या स्टीयरिंग से पता आपको नहीं चलेगा रोड का और आप खाई में जा सकते हैं। तो गाड़ी चलाते समय भी उसे रोक देना चाहिए। उसके बाद है लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी सर हम लोग को लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर 8 मंजिल पे है, 6 मंजिल पे है, आप कोशिश ये मत कीजिए कि लिफ्ट के द्वारा उतर आए, इससे भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे जानते हैं गैर सरकारी संगठन का उपयोग हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक जान गए, कारण भी जान गए, बचने के कारण जान गए, भूकंप क्यों आती है भी जान गए। तो आपको ये पूछ सकता है, अगर आपको पूछेगा तो ये लॉन्ग में पूछेगा, आपको याद रखना है। ये 5 नंबर के लिए 5 नंबर में आपको ये पूछ सकता है कि भूकंप कैसे आती है, इसके क्या कारण है, इससे कैसे बचा जाए। भूकंप कैसे आती है, इससे बचने के उपाय बताइए, क्या कारण है भूकंप आने के। ठीक है, अगर आपको अलग अलग पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक साथ पूछेगा तो आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ पूछेगा कि भूकंप किस कारणों से आती है, उनके उपाय बताइए, तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा भूकंप से बचने के निम्नलिखित कारण एवं बचने के उपाय। कारण है, एक बगल आप लिख दीजिएगा प्रमुख कारण, दूसरे बगल लिख दीजिएगा बचने के प्रमुख उपाय या कारण। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग भूकंप केंद्र, देखिए अब हम लोग भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र इसको समझेंगे कि भूकंप केंद्र क्या होते हैं और अधिक केंद्र क्या होते हैं। दोनों को अंतर को समझना है, दोनों को अंतर को समझना है कि दोनों क्या होते हैं, भूकंप केंद्र और अधिक केंद्र।
के अंतर को समझाइए। देखिए हम लोग सबसे पहले भूकंप केंद्र को समझेंगे, फिर जाके अधिक केंद्र को समझेंगे। देखिए भूपटल नीचे का वह स्थल, भूपटल मान लीजिए ये पृथ्वी है, समझिएगा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है, समझिए ये पृथ्वी है, यहाँ हम लोग निवास करते हैं, इस पे हम लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। भूपटल का नीचे का वह स्थल, वह स्थल नीचे का, नीचे ये तो भू हो गया, ये पृथ्वी हो गया, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं ये पृथ्वी हो गया। अब नीचे का हिस्सा देखिए, नीचे का हिस्सा तो नीचे यहाँ आ जाएगा। देखिए हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मानते हैं कि हम लोग, ये पृथ्वी है हम लोगों का, ये पृथ्वी है, इस पे हम लोग निवास करते हैं, ये पृथ्वी है, इस पे हम लोग निवास करते हैं। इसका नीचे का हिस्सा देखिएगा, इसका नीचे का हिस्सा, ये हमारा नीचे का हिस्सा हुआ। देखिए ये नीचे का हिस्सा हुआ, कह रहा है कि भूपटल का नीचे का वह स्थल, मतलब वह स्थल, वह जगह जहाँ भूकंपीय कंपन शुरू होता है, मतलब जहाँ से भूकंप शुरू होता है, जिस बिंदु से, जिस केंद्र से शुरू होता है, उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। जहाँ से शुरू होगा भूकंप, देखिए भूकंप कहाँ से शुरू होता है? डायरेक्ट पृथ्वी पर से भूकंप शुरू नहीं होता है, पृथ्वी के निचले हिस्से से, यानी कि मिट्टी के अंदर से भूकंप शुरू होता है। यही कहता है कि भूकंप केंद्र क्या होते हैं, कि जहाँ से भूकंप शुरू होता है। मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर 90, देखिए 90 डिग्री पर से यह शुरू होता है, ठीक है। यहाँ देखिए मान लीजिए कि यहाँ से भूकंप शुरू हुआ, भूकंप यहाँ से होना शुरू हुआ, ये जो स्थल है ये नीचे का है, जान लीजिए ये जमीन है हमारा, यहाँ निवास करते हैं। इसके नीचे हिस्से भूकंप कितने डिग्री पे आती है? 90 डिग्री, देख लीजिए 90 डिग्री पर आती है, 90 डिग्री पे, इतना दूरी पे भूकंप आना शुरू हो जाती है। तो भूकंप शुरू हो गया यहाँ से, तो यहाँ से जब भूकंप शुरू हो गया तो समझिएगा कि जहाँ से शुरू होगा भूकंप, जहाँ से शुरू होगा वो हो जाएगा भूकंप केंद्र। क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र। जहाँ से शुरू होगा भूकंप वो हो जाएगा भूकंप केंद्र। तो ये हो गया इसका भूकंप केंद्र। समझ गए हम लोग? अब भूकंप केंद्र को समझ गए। अब समझते हैं हम लोग अधिक केंद्र को समझते हैं। देखिए अब अधिक केंद्र क्या होते हैं, यहाँ देखिए अधिक केंद्र अब हम लोग समझेंगे। भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप का तरंग, देखिए जहाँ भूकंप का तरंग का प्रथम अनुभव होता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं। अब ये समझिए, कह रहा है कि भूपटल पर, भूपटल मतलब पृथ्वी पर, समझिए अब हम लोग को समझना है अधिक केंद्र। हम लोग फिर एक बार समझ लेंगे, लेकिन अभी समझिए अधिक केंद्र हम लोग समझ रहे हैं। कहता है कि भूपटल पर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर जहां पर भी अनुभव होगा कि भूकंप यहाँ पर हो गया उसे ही हम लोग कहेंगे अधिक केंद्र। मान लीजिए देखिए भूकंप तरंग क्या होते हैं, पहले तरंग को समझिए। ये तरंग जो कहता है कि भूकंप के तरंग का प्रथम अनुभव, तरंग क्या होते हैं? देखिए भूकंप इस तरह से होते हुए आगे बढ़ती है, देख लीजिए इस तरह से भूकंप आगे बढ़ती है, इस तरह से भूकंप आगे बढ़ती है। तो ये तरंग हुआ, देखिए ये हमारा तरंग है, ये तरंग है, ये जो इस तरह से हम लोग घुमा रहे हैं ये तरंग है। आपने देखेंगे कि पानी में जब रेत होती है ज्यादा तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से वो गोल गोल करके घूमती है, मतलब स्पीड से वो घूमती है, तो हम लोग कहते हैं कि एक करंट है इस जगह, इस पानी में इस जगह बहुत बड़ा करंट है। तो ये उसी तरह से आती है भूकंप, ये भूकंप इसी तरह से घूमते 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 आती है और प्रथम स्थल पर जहां पर भी वो टकराएगी, पृथ्वी के जिस हिस्से पर अनुभव होगा, कंपन का अनुभव होगा, भूकंप का अनुभव होगा, वो हो जाएगा अधिक केंद्र। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए पृथ्वी पर इस जगह जो है, इस जगह पंजाब है, समझ लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इस जगह पंजाब है। तो भूकंप सबसे पहले अनुभव कहाँ पे किया? पंजाब में किया। तो पहला अधिक केंद्र कहाँ हो गया? पंजाब में हो गया। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं अधिक केंद्र। यानी कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर, जहां पर प्रथम बार, पहली बार अनुभव होगा भूकंप का, उसे हम लोग कह देंगे अधिक केंद्र। समझ गए? मान लीजिए कि भूकंप सबसे पहले आ गया पंजाब में, तो अधिक केंद्र पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे पहले भूकंप का अनुभव जापान में हुआ है तो जापान हो जाएगा अधिक केंद्र। अगर भूकंप का अनुभव सबसे पहले झारखंड में हो गया है तो हो जाएगा झारखंड अधिक केंद्र। समझ गए हम लोग? चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भूकंप जो है 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न करती है। ये भूकंप जो है 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न करती है। ये जो आप तरंग देख रहे हैं, इस तरह से जो तरंग उत्पन्न करती है, ये 3 प्रकार से उत्पन्न करती होती है। ठीक है, जो भूकंप आती है ना, वो तरंग 3 प्रकार से उत्पन्न करती है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए 3 प्रकार की कौन कौन से तरंग है?
पी तरंग है, एस तरंग है और एल तरंग है, सबके अलग अलग कार्य है। तो देखते हैं, देखिए इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है। प्राथमिक तरंग कैसे कहा जाएगा, देखिएगा, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की जो नीचे हिस्से से भूकंप आती है, ये जो भूकंप आना शुरू हुआ और ये भूकंप जो सबसे पहले जमीन को टच किया, ये प्राथमिक तरंग हो जाएंगे। ये कौन सा तरंग हो जाएंगे, ये प्राथमिक तरंग हो जाएंगे। प्राथमिक तरंग, ये जो पहले तरंग जो स्पीड से आई और पृथ्वी को टच की, ये प्राथमिक तरंग हो जाएगी, पी तरंग हो जाएगी। इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये तरंग आती है और पृथ्वी को टच करती है। यह तरंग ठोस और द्रव दोनों में उत्पन्न होती है। ठोस में भी उत्पन्न होती है और ये पानी में भी उत्पन्न होती है, जल में भी उत्पन्न होती है और ये पृथ्वी पर भी उत्पन्न होती है। ठीक है, हम लोग जान गए पी तरंग के बारे में। पी तरंग क्या है, जो तरंग सबसे पहले स्पीड से आएगी और पृथ्वी को टच करेगी, वो हो जाएगी प्राथमिक तरंग, यानी कि पहला तरंग, पी तरंग। अब हम लोग जानते हैं एस तरंग के बारे में। यह द्वितीयक तरंग होती है। ये जो है, ये जो यहाँ से शुरुआत की, अब इससे जो पीछे, ये पहला तरंग हुआ। अब इससे जो पीछे जो तरंग आ रही है, जो इस तरह से करते हुए जो तरंग इसके पीछे पीछे आ रही है, वो हो जाएगा एस तरंग। देखिए ये तरंग, देखिए इस तरह से जो तरंग, मान लीजिए कि ये प्रथम तरंग है, इसके पीछे जो तरंग आ रही है, यहाँ से देख लीजिए, ये जो तरंग आ रही है, ये हो जाएगा द्वितीयक तरंग हो जाएगा, ये एस तरंग हो जाएगा। यह द्वितीयक तरंग होती है, इसकी गति प्राथमिक गति से थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, कम होती है। एल तरंग जानते हैं, यह दीर्घ तरंग होती है, जो गैस, ठोस और द्रव तीनों में उत्पन्न होती है। एल तरंग, ठीक है, एल तरंग दीर्घीय, मतलब ये बड़ा उत्पन्न करती है। ठीक है, ये बड़ा उत्पन्न करती है, दीर्घ तरंग। हम लोग जान गए पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग के बारे में। तरंग के बारे में जान गए कि तरंग क्या होते हैं। ये तरंग होते हैं, ये उत्पन्न किस किस तरह से करती है। भूकंप जो है एक स्पीड में कभी नहीं चलते है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा, इस तरह से भी भूकंप उत्पन्न होती है। तो ये जब भी आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, आपको याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। पी तरंग प्राथमिक तरंग कहते हैं, एस तरंग को द्वितीय तरंग कहते हैं, एल तरंग को दीर्घ तरंग कहते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग समझते हैं सुनामी। सुनामी क्या होते हैं, सुनामी के बारे में जानते हैं। देखिए सुनामी जो बना है, सु जोड़ नामी से बना है। दो, जैसे हम लोग संधि विच्छेद बनाते हैं, उसी तरह सु जोड़ नामी बराबर होते हैं सुनामी। ठीक है, सु का अर्थ क्या होता है समझिए। सु का अर्थ होता है समुद्र तट। तट मतलब होता है कि किनारा, समुद्र के किनारा। नामी का अर्थ होता है लहरें, यानी कि समुद्र तट की लहरें। यानी समझिए, यानी हम लोग समझते हैं समुद्र तट पर उठने वाली लहरें को कहते हैं सुनामी। समुद्र के किनारे पर जो लहर उठती है ना, लहरें, समुद्र में जो लहर उठती है, उसे हम लोग कहते हैं सुनामी। किस तरह से उठती है देखिएगा, समुद्र में किस प्रकार से लहर उठती है। मान लीजिए ये समुद्र का किनारा है, आप समुद्र में देखे होंगे, इस तरह से उठते, इस तरह से जो लहर उठती है, स्पीड से आती है, पानी इस तरह से आई और इस तरह से झपाक जो करती है, जो ऊपर तक उठती है, उसे ही हम लोग कहते हैं सुनामी। ठीक है, सुनामी क्या होते हैं, समुद्र में जो लहर उठती है और कई किलोमीटर तक, कई मीटर तक वो ऊपर उछाल मारती है, उसे ही सुनामी कहते हैं। सुनामी कहाँ आती है, समुद्र में आती है। सुनामी कहाँ आती है, समुद्र में आती है। सुनामी किस तरह के होते हैं, आप देखे होंगे समुद्र में लहरें, जो बड़ी बड़ी लहरें जो तूफान की आती है, इस तरह से, जिस तरह से नाग देवता को देखे हैं, नाग देवता के फन को, उसी प्रकार से लहर जो आती है, उसे ही हम लोग सुनामी कहते हैं। अब सुनामी के बारे में एकदम स्पष्ट से जानेंगे। देखिए सुनामी के बारे में अब हम लोग डिफिनेशन के साथ जानते हैं। देखिए, जब समुद्र की तली पर, जब समुद्र में भूकंप उत्पन्न होती है, भूकंपीय तरंग जब लहरदार होकर, जब भूकंप आती है समुद्र में, जब भूकंप आती है तो लहरादार, जब देखिए समुद्र में भूकंप किस तरह से आती है, हम आपको तभी भी बताए थे, अभी भी बता रहे कि मान लीजिए यह समुद्र है, जब इसमें भूकंप आएगा तो ये लहरादार होकर इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से ये एकदम लहरते हुए आएगी। जब भूकंपीय तरंग, जब तरंग आएगी, यह जब तरंग चलेगी तो समुद्र में है क्या, लहरदार होकर लहरा करके समुद्र में इस तरह से तूफान करके, इस तरह से देख लीजिए, जो इस तरह से लहराते हुए तट से टकराता है। ये जब
तूफान की तरह लहरेगी, ये लहरदार होकर लहरेगी और समुद्र के तट से, समुद्र के किनारे से टकराता है, समुद्र के किनारे पे टकराता है और किनारे की ओर जल आकर कई मीटर तक ऊंचाई तक उछल जाता है और ये कई मीटर तक उछल जाता है, ऊपर उड़ता है और जल आकर कई मीटर की ऊंचाई तक उछल जाता है और तटीय जो वो किनारे होते हैं, किनारे के क्षेत्र में तबाही मचाते हैं, उसे ही सुनामी कहते हैं। अब हम लोग सुनामी को अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होते हैं सुनामी। जब समुद्र में भूकंप आती है, जब भूकंप पे तरंग उठती है तो वह लहरदार होकर समुद्र में इस तरह से लहरदार होते हैं, लहराते हैं, पानी लहर मारती है और किनारे पे टकराती है और किनारे से टकराने पर जो जल कई मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठती है और वहाँ आसपास के क्षेत्र में जो घर बने हुए रहते हैं, जहाँ समुद्र होते हैं उसके आसपास में घर भी बने हुए रहते हैं और वहाँ के क्षेत्र को तबाही मचा देती है, उसे ही सुनामी कहते हैं। भारत में सबसे तेज सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था, जिसमें 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। कितना? 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। 26 दिसंबर 2004 को आई थी, भारत के हिस्से में 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। हम लोग सब समझ गए सुनामी क्या होते हैं। समुद्र में जब भूकंप आती है तो वह लहर मारती है और लहर जो ऊपर तक जाती है, कई मीटर तक पानी की उछाल होती है और समुद्र की पानी किनारे पे टकराती है और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जो घर द्वार होते हैं वह तबाही मचा देती है, उसे सुनामी कहते हैं। भारत में सबसे तेज सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जहाँ पे कि 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे। ठीक है, अब देखिए सुनामी से बचने का उपाय और एक बगल लिखे हैं उसके प्रभाव। सुनामी आने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, मनुष्य के ऊपर क्या क्या दिक्कतें आती है और उससे कैसे बचा जाए। देखिए पहला है कि पहले से ही बचाव दल तैयार करना चाहिए। सुनामी से बचने के लिए दल बनाना चाहिए, उससे बचने के लिए। दूसरा है कि सुनामी संभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, उसके बारे में पाठ पढ़ाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि सुनामी अगर आती है आपके क्षेत्र में, अगर आती है तो कैसे उससे बचा जाए, क्या राहत है बचने के, वो तैनात होना चाहिए। बचाव का दल बनना चाहिए। सुनामी आने से पहले जब सुनामी आती है तो उनका एक संगठन बनाना चाहिए, उससे हम लोग बच सकते हैं और वहाँ के लोगों को शिक्षा देना चाहिए कि आप कैसे बच सकते हैं सुनामी से। इस तरह से हम लोग सुनामी से बच सकते हैं। अब उसके प्रभाव, सुनामी जब आती है तो जब सुनामी आती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या दिक्कतें मनुष्य के ऊपर आती है। बड़े पैमाने पर जन माल की क्षति होती है, जो बड़े पैमाने पर जन माल की क्षति होती है। पर्यटन उद्योगों की हानि होती है, वहाँ पर जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, जो घूमने फिरने वाले जो लोग आते हैं, वो लोगों को भी इस चीज़ों से का हानि पहुँचती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप घूमने के लिए बड़े समुद्र के किनारे गए हैं, अब सुनामी अचानक से आ गई तो क्या हो जाइएगा, एकदम खत्म हो जाइएगा। तो कहा गया कि पर्यटन उद्योगों की भी हानि होती है, जो वहाँ पर घूमने के लिए जगह बनाते हैं, वहाँ के जो पर्यटन उद्योग के जो मंत्री होते हैं, जो वहाँ के लोगों को भी हानि पहुँचती है। जो घूमने के लिए उस जगह पे जाते हैं उनको भी हानि पहुँचती है। जो वहाँ पे समुद्र के किनारे कुछ व्यवस्था किए रहते हैं, सुनामी आने से उसकी भी हानि होती है। पुनर्वास की समस्या होती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। समुद्र के किनारे जिनके घर होते हैं वह ढह जाते हैं, क्योंकि आप जान रहे सुनामी जब आती है कई मीटर तक ऊँची आती है और जो आसपास के घर द्वार होते हैं वो उसे भी ले दे के सीधा समुद्र में समा जाती है। तो सुनामी इस तरह से आती है। हम लोग सुनामी के भी बारे में समझ गए। अब एक प्रश्न उठता है, सुनामी और भूकंप के बारे में बताइए, उसके अंतर के बारे में बताइए। भूकंप और सुनामी में अंतर बताइए। अभी हम लोग डील करेंगे भूकंप और सुनामी के बारे में। ठीक है, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा और ये VVI है, या आप VVI रख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए भूकंप और सुनामी के बीच, यानी कि आपको हम पहले बताए थे भूकंप के बारे में और सुनामी के बारे में डिफिनेशन के साथ, हानि सब चीज़ बताए थे। तो उसी तरह से लिखना है, एक बगल आपको भूकंप लिख देना है। देख लीजिए भूकंप लिखे हैं और एक बगल लिखे हैं सुनामी। देखिए इस पार हम लोग सुनामी लिखे हैं, इस पार हम लोग भूकंप लिखे हैं। लिखना है क्या, पृथ्वी में अचानक कंपन आना ही भूकंप कहलाता है, जिसे भूचाल भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें धरती में विशाल दरार पड़ जाती है। इसमें क्या होती है, अपार जानमाल की
क्षति होती है। आपको इतना लिख देना है। 2 नंबर बैठाना है, भूकंप आने से काफी जानमाल की क्षति होती है। तीसरा लिख देना है, भूकंप का कारण पृथ्वी प्लेट का आपस में टकराना। ये सभी भूकंप के बारे में हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सुनामी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अंत सागरीय समुद्र से उत्पन्न लहर को सुनामी कहा जाता है। यह जापानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। 26 दिसंबर 2004 को जापान के हिंद सागर क्षेत्र में भयानक सुनामी आई थी, जिसमें 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा नंबर बैठाना है, देख लीजिए। दूसरा में लिखना, सुनामी आने का कारण समुद्र में भूकंप आने जैसे स्थिति या हलचल होती है। सुनामी में कैसे आती है मतलब सुनामी जो आती है किस तरह से आती है, तो समुद्र में भूकंप आती है, ठीक है, भूकंप आती है। भूकंप आने के बाद इसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, ऐसी हलचल हो जाती है कि जैसे भूकंप आती है ना, तो समुद्र में क्या होता है, पानी उछाल मारती है। तीसरा नंबर में लिखना है, सुनामी के आने से जानमाल की क्षति भूकंप के मुकाबले कम होती है, ठीक है। भूकंप में ज्यादा हानि होती है, लेकिन सुनामी आती है तो कम होती है, भूकंप में ज्यादा होती है। हम लोग डील कर चुके हैं भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कर लिए। आपको बता दें, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ डील कर लेते हैं जो आपके अभ्यास प्रश्न में दिए गए किताब के एकदम लास्ट पेज में। ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, उसको हम लोग डील कर लेते हैं। देखिए, महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं कि महासागर में जो समुद्र में जो कंपन होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप के नाम से उसे जाना जाता है, क्योंकि समुद्र में भूकंप आती है तब जाके वो लहर आती है, ठीक है। तो भूकंप इसका आंसर होगा। 2 का देख लीजिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? जो पश्चिम एशिया में आया था, हिंद सागर में आया था, ठीक है। 3 है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की पहली सतह पर पहुंचने वाले को हम लोग पी तरंग के नाम से जानते हैं, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। 4 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप अथवा सुनामी से बचने का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो क्या हम लोग को करना चाहिए? भगवान भरोसे बैठना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना चाहिए सुनामी से बचने के लिए और भूकंप से बचने के लिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव को डील कर लिए हैं। अब सब्जेक्टिव को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव में भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, आपको हम बता ही दिए हैं। भूकंपीय तरंग से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंग के नाम लिखिए, ये भी आपको बता चुके हैं। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपको देख लीजिए, बोर्ड का पीछे लिखा हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए, आपको बता चुके हैं और कुछ नहीं। इसमें सुनामी से आप क्या समझते हैं, भूकंप और सुनामी की? देखिए, सब्जेक्टिव में हम आपको बता दें कि भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको 5 नंबर में बोलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ इसमें पूछ सकता है कि आपको सुनामी से बचाव के बारे में पूछ सकता है, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र के बीच में पूछ सकता है, नहीं तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जितने भी हम आपको बताएं, आपको याद रखना है बिल्कुल। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।